हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। सब्जेक्ट आज का है फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर में ये इंक्लूडेड है ये सब्जेक्ट, और डी फार्मा सेकेंड ईयर में भी है जी। अब आपने कोलॉजी फर्स्ट और कोलॉजी सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ लिया है जी। अभी तक हमने ये समझा या समझ पाए हैं कि कोलॉजी जो है सिर्फ हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसमें दवाइयों का क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन सी बीमारी में कितनी ढेर सारी दवाइयां दी जा सकती है ना। घर वाले, सोसाइटी वाले जो भी हमें जानते हैं कि हम बी फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मेसी कर रहे हैं, वो तो ये माने चुके हैं भैया कि आप डॉक्टर हो। क्योंकि घर जाते हैं, अगर हमारे घर पे किसी को कोई दिक्कत है, शरीर से संबंधित बीमारी वगैरह ऐसा कुछ, तो कोई भी दवाई है वो जरूर एक बार पूछते हैं कि ये दवाई किस चीज की है या क्या उपयोग है, डॉक्टर ने हमें दिया है। जाहिर सी बात है, हम कोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें दवाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये बता पाते हैं कि ये दवाई है, इस क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, यानी कि इस चीज की है। जैसे आज हमने यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, तो इसमें साल्बुटामॉल, मोंटेल्यूकास्ट, ये सब आ रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में। तो हम बता सकते हैं देख के कि हाँ, ये दवाइयां कोल्ड में, खांसी में या अस्थमा के पेशेंट को दी जा सकती हैं। ओके, चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है यूनिट फर्स्ट का। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये हमारे यूनिट का मेन टॉपिक है। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जिसके अंदर आज हम एंटी एस्थेमेटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जिक्र करेंगे, वैसे भी आप जानते ही हैं क्योंकि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही और सेकेंड सेमेस्टर में जी। देखते हैं, हमने यहां पे बनाया भी है रिस्पायरेटरी सिस्टम को। हाँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज अ सेटअप ऑफ ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। एक अंगों का समूह है या अंग का बनावट है हमारे शरीर में, जो कि गैस, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेनली हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें हमने इसको बनाना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि इस टॉपिक में ही यही लिख दिया गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जान लेंगे, कौन से अंग हैं, कहां पे, किस कंडीशन में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है श्वसन तंत्र का। ठीक है, हाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। नेजल कैविटी, नाक का जो गुहा है, कैविटीज का मतलब ही बता दे रहे हैं पहले कि खाली जगह, शरीर में जो भी खाली जगह है जो स्पेशल किसी काम के लिए है, बना हुआ है, ठीक है ना, उसको कैविटी बोलते हैं। स्पेस इन आवर बॉडी इज आल्सो कॉल्ड आल्सो नोन एज कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी नाक की जो गुहा है, ओरल कैविटी मुंह की जो गुहा है, खाली जगह जिसके नाक से हम मेनली सांस लेना काम करते हैं और मुंह से खाना खाने, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं सांस लेने में इन्वॉल्व हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फेरिंग्स आता है। नाक और मुंह के बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों नली आगे आगे फेरिंग्स नाम की नली से जुड़ी हुई है, जो सांस को आगे विंड पाइप या ट्रेकिया में ले जाने का काम करता है। तो फेरिंग्स को हम बोल सकते हैं इट इज अ लिंक बिटवीन नेजल ओरल कैविटी टू ट्रेकिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैरिंग्स, कंठ, हिंदी में कंठ बोलते हैं लैरिंग्स को, जो कि जिसकी वजह से आवाज जो निकल पा रही है, वाइब्रेशन आप बोलते हैं तो हवाएं आती हैं, ट्रेकिया से हवा आती है और उसमें वाइब्रेशन होता है, और जिस टोन में हवा आएंगी, तेज, धीरे, और मेंटली हम क्या बोलना चाहते हैं उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम बोल पाते हैं जो भी बोल रहे हैं। जैसे मैं इस समय रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझा रहा हूं, तो उसमें ब्रेन का रोल है, हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि हमें क्या बोलना है, और कंठ प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम उन दोनों का मिक्सअप होकर, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन से हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया विंड पाइप, हवा की पाइप ट्यूब भी बोल लीजिए, जो हवा को आगे फेरिंग्स से
लंग्स तक ले जाता है, फेफड़ों तक ले जाता है। जो हमारे बॉडी में 2 फेफड़े हैं हम सब जानते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, 2 lungs on the chest portion located, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड। अच्छा, ट्रेकिया जो है बटा हुआ है, तो अब एक ही ट्रेकिया आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 lungs है, तो दोनों में हवाएं जानी चाहिए और वहां से हवाएं फिर बाहर आनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं। तो ये बटा हुआ है 2 पार्ट में, जिसे ब्रोंकी बोल रहे हैं, ब्रोंकी, ठीक है, 2 पार्ट में बट गया। अब ब्रोंकी अंदर आया तो बट गया ब्रांकियोल्स में, ब्रोंकी बटा है ब्रांकियोल्स में। ट्रेकिया डिवाइडेड इन ब्रोंकी, 2 ब्रोंकी, एंड ब्रोंकी आल्सो डिवाइडेड इन ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल से ही आप देख रहे होंगे छोटे छोटे दानेनुमा या फिर अंगूरनुमा गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एल्वियोली जिसे बोलते हैं, एल्वियोली, आप देख पा रहे हैं। एल्वियोली का क्या रोल है? यही मेन फंक्शन या मेन कार्य यही करते हैं लंग्स में जो जुड़े पड़े हैं। इनमें होता क्या है? इसमें पल्मोनरी वेन्स आर्टरी यहां पे आए होते हैं। पल्मोनरी वेन्स या आर्टरी आप जानते हैं हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं लंग्स तक और ले आती हैं, ठीक। तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स यहां पे आई होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लगातार कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट होते रह रहे हैं। और यहां पे डिपेंड कैसे, और ये वर्क कैसे करते हैं? प्रेशर डिपेंडेंट है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लंग्स में ज्यादा हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लंग्स में ज्यादा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है लंग्स में यानी कि एल्वियोली में जाती होगी, वहां जाके भरी है ब्रांकियोल्स की सहायता से, और वहां पे जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और शरीर से यहाँ पे जो रखता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में चली जाएगी प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है लंग्स में, तो जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आएगी और एल्वियोली से ब्रांकियोल्स, ब्रांकियोल्स से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ट्रेकिया और नेजल कैविटी से बाहर निकल जाएगी, ठीक। हमने यहाँ पे अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक। ये डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे सब जो ड्रग्स हैं इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रांकियोल्स, एल्वियोली और डायफ्रागम नीचे है जो आप चेस्ट आर्म, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमने देख लिया। अब देखते हैं मेन टॉपिक हमारा है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। एंटी एस्थमेटिक ड्रग, एंटी का मीनिंग है, हमने फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही एंटी, एंटागोनिस्ट, ये सब चीजें डिस्कस कर लिया था। एंटी एस्थमेटिक, आप अस्थमा वर्ड सुना है आपने? अस्थमा, अस्थमा को पहले डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर क्या है और किन किन चीजों की वजह से ये होता है और इसमें लक्षण क्या है, ठीक। अस्थमा इज अ हाइपर रिएक्टिव रिएक्शन विच अकर्स इन आवर बॉडी या हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन, ठीक है। अस्थमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रिएक्शन होने लगते हैं। रिएक्शन तो हरदम हो रहा है हमारे शरीर में, लेकिन एक नॉर्मल रिदम है, रेंज है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन हाइपर ज्यादा होने लगे तो दिक्कत है। कोई भी चीज ज्यादा होगी दिक्कत, जैसे हम वीडियो ही 40 मिनट का बना देते हैं, ज्यादा हो जाता है आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक। तो हाइपर रिएक्शन, अस्थमा इज अ हाइपर रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, ठीक है, व्हेन इंटर एनी फॉरेन पार्टिकल मेनली इन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। होता क्यों है, कारण क्या? कारण इसमें मल्टीपल काजेस हैं। पोल्यूटेंट में भी इन्वायरमेंटल आप लोगों को अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ये ले सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, क्योंकि चीजें और जो काज वगैरह सिम्टम ये सब चीजें लिखना है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ओके।
चलिए बस रिस्पेक्टिव सिस्टम को इरेज करते हैं, ये जो नाम वगैरह है, क्योंकि हमें अलग चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, दिखाना है। हाँ, पॉल्यूटेंट में एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, ठीक है, एक हो गया। यहां पे जाएगा एनिमल डेंड्रफ, डेंड्रफ, और सिगरेट स्मोक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको नोट्स में प्रॉपर ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। सिगरेट स्मोक, इन चार, व्हीकल, ठीक है, और इसी में ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट, दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से भी ये चीज होती है। 5-6 काज मैंने लिखा, पॉल्यूटेंट, एनिमल डेंड्रफ, सिगरेट स्मोक, व्हीकल, ड्रग एडवर्स इफेक्ट, ठीक, ये काजेस इनके वजह से हो सकता है। अब जैसे आप यहाँ पे सीधे से समझ लीजिए, एनिमल डेंड्रफ यानी कि जानवरों या हम खुद इंसानों के जो रूसी बोलते हैं, उसके होने मात्र से या उसके नाक के नेजल कैविटी या फिर ट्रेकिया वगैरह के कंटेक्ट में आने से अस्थमा के सिम्टम आने लगते हैं। देखते हैं, सिम्टम भी लिख लेते हैं यहीं पे, सिम्टम, सिम्टम, सिम्टम में कफ, स्पुटम, विजिंग, इरिटेशन, इरिटेशन, ठीक है। ये 4-5 चीजें हमने लिखा है यहां। कफ, खांसी आने लगेगा, स्पुटम, कफ वगैरह रिलीज होने लगेंगे, विजिंग, घरघराहट की आवाज, जो सांस लेने में दिक्कत, घरघराहट की आवाज, ये चीजें हो सकती हैं। इरिटेशन, खुजली वगैरह ऐसा फील हो गले में। तो सिर्फ धूल धकड़ ये थोड़ा सा लगने से ये लक्षण आने लगते हैं अस्थमा के पेशेंट्स में। हाइपर रिएक्टिविटी, थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी सी फॉरेन पार्टिकल आया, बाहर की चीजें, बस शुरू। क्योंकि नॉर्मल आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे, अब जाहिर सी बात है हम लोग को रोज ये धूल वगैरह ये सब लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सामान्य व्यक्ति में ऐसी चीजें नहीं होती कि तुरंत धूल लगी, छींक, सर्दी, ये सब चीजें होना, ऐसा नहीं होता नॉर्मल, ठीक है। तो ये लक्षण आने लगते हैं। तो हाइपर रिएक्टिविटी, ज्यादा रिएक्शन होने लगते हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसमें अगर लक्षण में ये 4-5 चीजें हैं, ठीक है। तो हमने अस्थमा के बारे में समझ लिया कि अस्थमा एक हाइपर एक्टिविटी रिएक्शन है और उसके काज हैं पॉल्यूशन, एनिमल डेंड्रफ, सिगरेट स्मोक, व्हीकल्स, ड्रग एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीजें लक्षण भी देखते हैं। अब आते हैं क्लोजी के मेन पोर्शन पे, एंटी एस्थमेटिक ड्रग, जो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंटी एस्थमेटिक ड्रग। इसमें देखिए यहां पे मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी की दवाएं। 5 कैटेगरी क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि उसमें जो भी दवाइयां आएंगी वो उसी से रिलेटेड उनका मैकेनिज्म होगा या उसी चीजों से डेरिवेटिव हुआ है उनका, उसी से उत्पन्न हुए, ठीक है। जैसे ब्रांकोडायलेटर, मैंने बोला मैकेनिज्म सेम हो सकता है या फिर डेरिवेटिव वो उसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे मेरे फैमिली में अगर मौर्य लिखा जाता है तो सब लोग मौर्य लिखते हैं, उसी से उत्पन्न हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में ब्रांकोडायलेटर, ब्रोंकाई, अभी हमने यहाँ पे लिखा था ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया आके ब्रोंकाई में बटा था, ठीक है। लक्षण में हमने जो भी चीज देखी थी वहां पे स्वेलिंग वगैरह भी आता है, ट्रेकिया में स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, ये सब चीजें आ जाती है। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकाई में डायलेशन,
शीतलन, फैलाव, अस्थमा में होता ही है, देखते हो इनहेलर भी लोग रखते हैं, सांस फूलने लगती है अचानक से। तो वहां की जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप, हवा ले जाने वाली नली है, वो सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है। तो अगर पतली हो गई, ये वाइटल आर्गन है, जैविक अंग है, अगर इसमें दिक्कत हुआ तो तुरंत बॉडी को दिक्कत हो सकती है, बॉडी डेथ भी कर सकती है, हो सकता है ऐसी चीज। तो ब्रांकोडाइलेटर्स, ब्रांकाई को डायलेट कर देने वाला, फैला देने वाला, ऐसी दवाएं हैं, पहली कैटेगरी में हमने लिखा है। तो इसमें 2-3 हैं, बीटा सिंपैथोमाइमेटिक, मेथिल जैंथीन, एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप जरूरी नहीं है ब्रांकोडाइलेटर में ये तीनों कैटेगरी याद करें। ब्रांकोडाइलेटर लिखिए, डायरेक्ट ये एग्जांपल्स लिख दीजिए, साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, एल्ब्यूटेरॉल, कैफीन, थियोफाइलिन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एग्जांपल कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है कि 3 कैटेगरी में ये बटा हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेंगे हम कि ब्रांकोडाइलेटर आखिर कार्य कैसे करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना पड़ता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना पड़ता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट की बात करें, डायरेक्ट लेते हैं ड्रग लेते हैं, ठीक है। ये बीटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक। और ये बाइंड करके यहां पे जो है इफेक्ट को रोकेंगे। जो यहां पे जो भी शरीर से रिएक्शन की वजह से केमिकल वगैरह रिलीज होते थे, तो वो बीटा रिसेप्टर से बाइंड होके अलग अलग एक्शंस देते थे। तो यहां पे हम चीजें जब दवाई दे रहे हैं ब्रांकोडाइलेटर, तो वो एक्शन देंगे। अब उनमें क्या एक्शंस होते हैं, जब वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, तो यहां पे सेल्स में साइक्लिक एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सब चीजें जो रिलीज होती हैं, तो वहां के रिएक्शंस को ये बढ़ावा देती हैं और मेम्ब्रेन को, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को, चीजों को इंटर होंगे, जो भी केमिकल रिलीज हुए हैं, और स्वेलिंग वगैरह ये सब इफेक्ट देने लगते हैं। तो जब बीटा रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करता है, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक देता है या इनके लेवल को कम कर देता है, ठीक। उससे क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। और मसल्स रिलैक्स होंगे ट्रेकिया के, तो वहां की जो स्वेलिंग आई थी वो भी कम हो जाएगी, और कंट्रिक्शन भी होता है यहाँ पे, कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़न, वेजल्स में कंस्ट्रिक्शन भी होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो स्वेलिंग हुई थी वो कम हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने मैकेनिज्म देख लिया ब्रांकोडाइलेटर। प्रॉपर नोट्स में आप इन चीजों को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, और याद तो कर ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आपने कोलॉजी पढ़ लिया, आप एक फ्लुएंसी बन चुकी है कि हाँ इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्रीन क्या है, ल्यूकोट्रीन ये कोई ड्रग नहीं है, ये हमारे शरीर का ही एक केमिकल है ल्यूकोट्रीन। ये क्या करता है भैया शरीर में, ल्यूकोट्रीन शरीर के WBC ल्यूकोसाइट से रिलीज होता है, और ये इंफ्लामेटरी मीडिएटर बीच वाला, यानी कि WBC ने रिलीज किया किसको, ल्यूकोट्रीन को, WBC ने रिलीज किया ल्यूकोट्रीन बीच में ये, और ल्यूकोट्रीन आते हैं जहां पे रिलीज होते हैं, उन्हीं जगहों के सेल्स पे प्रभाव देते हैं। क्या क्या प्रभाव देते हैं ये भैया, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आप बोल सकते हैं, स्वेलिंग, पेन, इरिटेशन, ठीक है, ये सब चीजें ये करते हैं। मीडिएटर WBC से रिलीज होते हैं ल्यूकोट्रीन, और वहां के सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को ये एलर्जिक इफेक्ट या फिर एलर्जिक इफेक्ट में ये सब चीजें आ जाती हैं, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सब चीजें वहां पे करवाते हैं ल्यूकोट्रीन, ठीक है। हाँ,
तो अब यहाँ पे ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट से क्या सीन है, इसमें 2-3 एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मोंटेलुकास्ट, जेफिरलुकास्ट, प्रानलुकास्ट। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट जब हम देते हैं, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं, ठीक है। ये दवाइयां जो है ड्रग जैसे मोंटेलुकास्ट, जब ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर से ये बाइंड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ल्यूकोट्रीन इनसे बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो अब ल्यूकोट्रीन जो इफेक्ट दिखाते हैं, अभी बात किए, सूजन, इरिटेशन, पेन, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो हमें तो अस्थमा वाले पेशेंट को यही तो चाहिए कि ये सूजन वगैरह ना हो। जाहिर सी बात है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट काम करता है जुड़ के ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर से, और वहां के स्वेलिंग, पेन, इरिटेशन, ये सब चीजें को रोक देता है। हमने ब्रांको डायरेक्टर पढ़ लिया और ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट पढ़ लिया। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये इसी से मिलता जुलता है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट से कहीं ना कहीं। देखते हैं उसमें क्या बात हो रही है। मास्ट सेल, मास्ट सेल बस नाम है, एक सेल का ही नाम है। क्यों नाम अलग रखना पड़ रहा है सेल का ही? क्योंकि वो कुछ काम अलग कर रहा है। कहीं भी नाम अलग रखने से मतलब ये होता है कि उसकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ खास उसमें स्पेसिफिकेशन है। तो मास्ट सेल क्या करते हैं भैया, देखते हैं। मास्ट सेल म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, ये जो ट्रेकिया वगैरह में जो मुलायम सी स्किन, हम जीभ से ही अपने गाल वगैरह को टच करते हैं अंदर, तो मुलायम सा पता चलता है। तो वो जो अंदर की लेयर है ना, जो कहीं ना कहीं मांसपेशियों को, नसों को बांधे पड़ी है, बाहर से तो स्किन है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसमें मास्ट सेल भी पाए जाते हैं। ये करते क्या है, वहां पे ये रिलीज करते हैं LPAs, ठीक है, रिलीज करते हैं ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ल्यूकोट्रीन, अभी हमने ल्यूकोट्रीन के बारे में समझ लिया। ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन, आपने सेकेंड कोलॉजी में पढ़ा था हिस्टामिन वगैरह के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, अनदर केमिकल्स और भी हो सकते हैं। ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सबको रिलीज करते हैं मास्ट सेल। तो इनसे होता क्या है, ल्यूकोट्रीन अभी बात की स्वेलिंग वगैरह होता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज होगा तो मेनली इसकी वजह से खुजली होगा ही होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली स्वेलिंग और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन तीनों चारों चीजों केमिकल की वजह से वहां पे अस्थमेटिक सिम्टम दिखेंगे अस्थमा के पेशेंट में। तो हमें ठीक करना है हमें, तो हम दे रहे हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो मास्ट सेल को, मास्ट कोशिका को स्टेबलाइज कर दे, स्थिर कर दे, रोक दे। ठीक है भैया, शांत रहो, क्या जरूरी है इतना रिएक्शन कराने का शरीर में, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा क्या जरूरी है, समझा करो बात को। तो उनको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे दवाई देते हैं नीडोक्रोमिल और कीटोटिफिन। नीडोक्रोमिल और कीटोटिफिन, ठीक है, जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है भाई, ठीक, समझ गए, तुम कर सकते हो, बट रुको, ठीक है ना। आते हैं 4 एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। उसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एंटी और आईजीई एंटीबॉडीज। आईजीई एंटीबॉडीज समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। हाँ, आईजीई समझ लेंगे तो एंटी तो आप समझते ही हो, उल्टा रोकने वाला। आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोटीन का बना। ग्लोबुलिन आपने वर्ड सुना ही है, ब्लड में पाए जाते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोटीन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जो एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है शरीर में, समझ आया, ठीक है। एंटीबॉडी आप जानते हो, कोई भी एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल जब शरीर में आता है तो एंटीबॉडी एक्शंस देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही समझ लिया आपने, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज, ठीक है, थोड़ा भी कुछ आया, दूर लकड़ स्टार्ट, अब तो मारते रहेंगे। मारने में हमारी वाट लग जाती है, जो भी अस्थमा पेशेंट है उनकी दिक्कत हो जाती है, रिएक्शंस होंगे, बार बार जकड़न होगी, स्वेलिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत वगैरह वगैरह। तो उसको ठीक करने के लिए एंटी आईजीई
एंटीबॉडीज देते हैं, एंटी का मतलब इनके उल्टा, इनको रोकेंगे, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी दवाई है? ओमालीजुमाब एंटी आईजीई एंटीबॉडीज को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए ओमालीजुमाब देते हैं पेशेंट्स को, एस्थमेटिक पेशेंट को, अस्थमा से जो ग्रसित है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ओमालीजुमाब जो है आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो ये अपना जो अदर एक्शंस हैं वो नहीं शो कर पाएंगे सेल से जुड़ के, सेल के रिसेप्टर से जुड़ के, ठीक है। हाँ, एक और बचाव कैटेगरी है दवाई का, कार्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड वर्ड आपने सुना है, थोड़ा सा उसमें वर्ड कार्टिको जुड़ गया है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। स्टेरॉइड क्या है? आपने ये सुना होगा, स्टेरॉइडल दवाइयां, स्टेरॉइड लेते हुए पकड़े गए एथलीट वगैरह वगैरह, ये सब सुना है आपने। स्टेरॉइडल ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे वर्क करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन को, केमिकल के ट्रांसपोर्टेशन को, आयंस वगैरह, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देते हैं, और इसीलिए इसको दवाई के साथ कभी कभी इमरजेंसी में दिया जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं। स्टेरॉइड को दिया जाता है ताकि वो एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग के बढ़ा दे, ड्रग के एक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं देखते हैं, यहां पे कार्टिकोस्टेरॉइड यहां पे क्या कर रहे हैं, जिसमें दो तरीके के हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशनल। सिस्टम तंत्र, किसी भी एक तंत्र के माध्यम से ये होके ठीक करेंगे अस्थमा के पेशेंट, ठीक है। जैसे हम प्रेडनिसोलोन आपने देखा होगा या नहीं भी देखे होंगे, आगे प्रैक्टिस वगैरह में आप देखेंगे। हाइड्रोकार्टिसोन, ये सब टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, और इसे इनहेल भी किया जाता है, खाया भी जाता है, स्वेल करते हैं अस्थमा के पेशेंट, ठीक है। और इनहेलेशनल जो स्प्रे वगैरह के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे। मैकेनिज्म ये कहा गया था कैसे क्या करते हैं, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड अभी हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन भी ये वर्क करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है फास्फोलिपिड से मिलके, कार्बोहाइड्रेट से मिलके और प्रोटीन से मिलके। सेल मेम्ब्रेन इन तीनों, और भी ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इन तीनों चीजों से मिलकर बना है। तो यहां पे फास्फोलिपिड से आगे बनता है आर्चिडोनिक एसिड, ठीक है। ये आगे फिर रिस्पॉन्स देते हैं आर्चिडोनिक एसिड जो है ढेर सारे एंजाइम की प्रेजेंस में, मल्टी एंजाइम्स जैसे COX साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है, लिपोऑक्सीजिनेज, फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है वो आर्चिडोनिक एसिड सिक्रीट करते हैं, और उसके बाद एंजाइम के प्रेजेंस में जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज और लिपोऑक्सीजिनेज, इनके प्रेजेंस में यहाँ पे सिक्रीट होते हैं या फिर बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। वही सेम सिस्टम अभी जो हम लोग देख रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, ठीक, एंड हिस्टामिन, ये सब चीजें रिलीज होती है। अब रिलीज हमें नहीं करवाना है क्योंकि ये बार बार आगे स्वेलिंग करा रहे हैं, सूजन करवा रहे हैं, ये सब दिक्कत हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे ये फास्फोलिपिड के बाद ही जस्ट जो दवाई देते हैं हम कार्टिकोस्टेरॉइड, ये यहीं पे एक्ट करते हैं और फास्फोलिपिड से आर्किडोनिक को ही रिलीज नहीं होने देंगे, फास्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड को रिलीज नहीं होने देंगे, जिसके बाद ये सब प्रोसेस हो रही है और प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, ये सब चीजें रिलीज हो रही है। समझ बात? तो ये था कार्टिकोस्टेरॉइड का। स्टेरॉइड वर्क ही करता है, और हाँ, कार्टिकोस्टेरॉइड जो वर्ड है ये एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है, यानी कि आर्टिफिशियल स्टेरॉइड है, बनाया गया है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ओके, तो हमने आज कवर किया फार्माकोलॉजी में रिसाइटिव सिस्टम को समझा, और उसमें ड्रग समझा, एंटी एस्थमेटिक ड्रग जी, जिसमें 5 दवाइयां थी, 5 कैटेगरी की,
ब्रोंकोडायलेटर, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, एंटी आईजी एंटीबॉडीज, कार्टिकोस्टेरॉइड। कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें दो चार आप हाइलाइटेड नाम जानते भी हैं, साल्बुटामॉल, थियोफाइलिन, मोंटेलुकास्ट, है ना, ये सब चीजें आप जानते भी हैं, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो हमने आसान तरीके से आपको समझाने का पूर्णतः कोशिश किया, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, और नया चैनल है, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, और कमेंट्स करिए। कोई भी अगर दिक्कत हो समझाने के तरीके में या फिर कोई भी दिक्कत हो, हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है, गुड डे, बाय बाय।